गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने आपके प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कुछ 4 पॉइंट पढ़े थे एफ.डब्ल्यू. टेलर के। आज हम लोग नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट पढ़ेंगे, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था तभी से मैंने आपको बोला था कि आपके जो है टेलर ने प्रिंसिपल्स के साथ साथ टेक्निक्स भी प्रोपोन किए हैं। तो वो टेक्निक्स जो होती हैं, आपकी जो टेक्निक है ये बेसिकली पहले से प्रूव्ड होती हैं कि किस तरह से आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम होगा। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के तरीके के लिए ही ये टेक्निक को प्रोपोन किया गया है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को ज्यादा दिक्कत ना हो और इजीली वर्क कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो ये प्रूव्ड होती हैं, जहाँ पे इनकी नीड होती है इन्हें वहाँ अप्लाई किया जाता है। ऐसा नहीं है जैसे कि हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स थे, तो उनमें ये बोला गया कि आपके पहले ऑर्गेनाइजेशन में उसे जो है उसे अप्लाई किया जाए, देन उसके पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट देखे जाएं। बट इन साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक्स ये पहले से ही आपकी एक्सपेरिमेंटेड और प्रूफ होती हैं। ये नीड जहाँ पे होती है वहीं पे इन्हें अप्लाई किया जाता है। तो आपके सामने जैसे टाइम स्टडी, फैटिग स्टडी, मेथड स्टडी और मोशन स्टडी जो पॉइंट्स लिख रखे हैं, ये 4 स्टडी जो हैं ये पार्ट है आपका वर्क स्टडी का। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके ये स्टडी एक वर्क को कंप्लीट करने के लिए जो स्टडीज अप्लाई की जाती हैं वो हमारी टाइम स्टडी, फैटिग स्टडी, मेथड स्टडी और मोशन स्टडीज होती हैं। ठीक है, तो आपकी जो है वर्क स्टडी का मैं आपको एक मीनिंग बताते रही हूँ, इसमें नहीं लिखा हुआ है बेसिकली, क्योंकि जिस बुक से मैंने इसको जो स्लाइड बनाई है उनमें इनको अलग अलग पॉइंट दिया गया था, बट आपके जो एनसीईआरटी बुक है उसमें ये पॉइंट साथ में दिए हुए हैं और किसके अंडर में दिए हैं, वर्क स्टडी के अंडर में दिए हुए हैं। इट इंश्योर मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट एंड गेटिंग बेस्ट कंट्रीब्यूशन फॉर एवरी फैक्टर्स। तो ये होता है हमारा वर्क स्टडी का मीनिंग। ठीक है, हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बहुत जरूरी है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। तो आपकी जो फर्स्ट पार्ट है बुक, मतलब आपका जो बिजनेस स्टडी का फर्स्ट पार्ट है, जो फर्स्ट बुक है, उसमें 8 चैप्टर हैं। उन 8 चैप्टर्स में आपको ये सारे पॉइंट, मतलब आपको हर एक चैप्टर में इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये अच्छे तरीके से आप ध्यान में कर लीजिए कि वर्क स्टडी का मतलब होता है कि आपके मिनिमम कॉस्ट पे काम को कंप्लीट करना। तो मिनिमम कॉस्ट मतलब होता है एफिशिएंसी, और सेट टाइम में उससे कंप्लीट करना होता है, तो वो होता है इफेक्टिवनेस। ठीक है, और आपका अगर सेट टाइम में ही काम कंप्लीट होगा तभी आपकी एफिशिएंसी आ पाएगी। अगर आप टाइम ज्यादा लगाओगे और जो है काम टाइमली कंप्लीट नहीं करोगे तो एक तो आपका डिले होगा वर्क, दूसरा क्या है आपके जो है एफिशिएंसी भी नहीं आएगी वर्क में। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है आपका वर्क स्टडी का मतलब है। ठीक, अब हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं, दैट इज द टाइम स्टडी। देखिए, टाइम स्टडी सिंपल है। हम लोग जैसे अपने मोबाइल पे स्टॉप वॉच आपने देखा होगा कि एक टारगेट टाइम सेट कर दिया जाता है कि इतने टाइम तक ये रेस या इतना टाइम तक ये हमको कंप्लीट करना है। ठीक है, कभी कभी ये होता है कि हम लोग देखते हैं कि कितना उसने टाइम लिया। जैसे टाइम स्टडी में क्या है कि स्टैंडर्ड टाइम सेट कर दिया जाता है। अगर उससे बाहर अगर कोई काम करता है या स्टैंडर्ड टाइम में काम नहीं करता तो उसको एफिशिएंसी और इनएफिशिएंट कैटेगरी डिवाइड करने में इजी होता है ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, जिसने टाइमली काम कर लिया, ठीक, वो एफिशिएंट हो गया। जिन्होंने टाइमली काम कंप्लीट नहीं किया वो इनएफिशिएंट हो गए। तो डायरेक्ट रिलेशन होता है टाइम कंप्लीट या इफेक्टिवनेस का एफिशिएंसी से। ठीक है, तो हम लोग पहले मैं मीनिंग पढ़ देती हूँ। टाइम स्टडी इज द टेक्निक टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम टेकन बाय अ वर्कर ऑफ एवरेज स्किल एंड नॉलेज टू कंप्लीट अ स्टैंडर्ड टास्क।
ठीक है, तो इसमें कुछ और पॉइंट हैं जो आपको इजी लगेंगे याद करने के लिए, मैं आपको बता दे रही हूँ। द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब, सेटिंग अप द स्टैंडर्ड टारगेट फॉर अ वर्कर्स, डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ वर्कर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब, कैटेगराइजिंग द वर्कर्स इन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट कैटेगरी। ठीक है, तो ट्रेलर ने जो है ये सजेस्ट किया है कि हर काम के लिए एक रिक्वायर्ड टाइम होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं इससे ज्यादा क्लोज हूँ या ये मेरा कोई जानने वाला है तो उसको ज्यादा टाइम दे दिया उस काम को कंप्लीट, या कैपेबल नहीं है। तो ये आपको पहले ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपने टाइम सेट किया है किसी वर्क के लिए तो उसमें कैपेबिलिटी और क्वालिफिकेशन देखने के बाद ही उसे वो काम दिया जाए। ठीक है, अब फैटिग्यू स्टडी का मतलब होता है, फैटिग्यू मीन्स होता है थकान होना। ठीक, तो अगर हमारा वर्किंग आवर लॉन्ग टाइम का है तो उसके बीच में कितना रेस्ट इंटरवल होना चाहिए, ठीक है, और कितनी जल्दी जल्दी होना चाहिए और कितनी बार होना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट होते हैं जो फैटिग्यू स्टडी को बताते हैं। ठीक है, पहले तो मैं इसमें जो मैंने स्लाइड में मीनिंग लिखी है उसको बता दे रही हूँ, उसके बाद मैं आपको इजी 3 पॉइंट बता दूंगी जिससे आप पता लगा सकते हैं। केस स्टडी क्वेश्चन आता है तो आप क्रैक कर सकते हैं कि ये किस स्टडी के बारे में बोल रहा है। फैटिग्यू स्टडी सीक टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेस्ट इंटरवल रिक्वायर्ड इन कंप्लीटिंग टास्क। ठीक है, अब पहले 3 पॉइंट बता देती हूँ, फिर एक एग्जाम्पल आपको बताऊंगी जिससे आपको समझ में आ जाएगा। दिस टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, फर्स्ट पॉइंट, द ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल, सेकेंड पॉइंट, द नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल, थर्ड पॉइंट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मीन्स कितनी बार, कितनी जल्दी जल्दी जो है आपने रेस्ट इंटरवल दिया, ड्यूरेशन कितने टाइम का दिया, जैसे हाफ एन आवर दिया, 20 मिनट्स दिया, 10 मिनट्स दिया। ठीक है, नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल कितनी बार मिला, 2 बार, 3 बार, 4 बार। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मीन्स जल्दी जल्दी, कितनी जल्दी जल्दी या कितनी देर देर में दिया, ड्यूरेशन मीन्स कितने टाइम का, मिनट्स का, आवर्स का, और नंबर ऑफ कितनी बार दिया। ठीक है, तो जैसे आपके स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारा रिसेस होता है, जैसे आपका 4th पीरियड के बाद रिसेस हो गया तो हमने हाफ एन आवर का रिसेस हुआ है, 20 मिनट का रिसेस हुआ है। इससे क्या होता है कि हमें री एनर्जाइज हम हो जाते हैं, रिफ्रेश हो जाते हैं, तो फिर हम नेक्स्ट जो पीरियड आता है उसमें जो है पूरी एनर्जी के साथ, या मतलब रेस्ट हो जाता है तो बॉडी को रिलैक्स मिल जाता है, तो आगे काम करने में इजी होता है। और थोड़ा सा क्या होता है वो भी होता है कि मतलब इम्पैक्ट अच्छा आता है, परफेक्शन आ जाता है। ठीक है, अगर पर्सन लगातार काम करता रहेगा और रेस्ट नहीं लेगा तो थकान जो है उसकी वजह से वर्क भी डिले होगा और एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों नहीं आएगी। ठीक है, अब जैसे हुआ इंटरवल के बाद फिर 2 पीरियड के बाद जैसे आपका गेम्स हो गया, हमारा फ्री पीरियड हो गया। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि इंटरवल के बाद, रेसेस के बाद कोई फ्री पीरियड नहीं मिला, लास्ट तक पीरियड चलते रहे, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो वर्क में परफेक्शन चाहिए वो नहीं आती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फैटिग्यू स्टडी। तो ये 3 पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, पहला है फ्रीक्वेंसी, दूसरा है ड्यूरेशन और तीसरा है नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल। ठीक, आप इसको नोट डाउन जरूर करिए, कॉपी में काम जरूर अपने करिए, जो भी आपके पास कॉपी है उसमें नोट्स बनाइए। ऐसा नहीं है कि हमने लेक्चर सुन लिया एक बार और हमारा कंप्लीट हो गया। आज जो है जूम क्लाउड के थ्रू कल जो है जूम क्लाउड के थ्रू कई बच्चों से बात हुई थी, तो इसमें यही आ रहा है कि कॉपी में काम करना है, नोट्स बनाने कि नहीं बनाना है। तो ये मस्ट है, आप नोट्स बनाइए, अपने नॉलेज के लिए बनाइए, क्योंकि बार बार आप मोबाइल खोल के पढ़ेंगे तो आपका भी जो है थोड़ा सा दिक्कत आएगी और आपको कंसेप्ट ध्यान भी नहीं रहेंगे। ठीक है, तो आप अपने उसमें क्या करिए, कॉपी में नोट डाउन करिए एक एक पॉइंट सुन के कि मैडम ने क्या क्या पॉइंट इसके अलावा हमें बताएं जो हमारी स्लाइड्स में पॉसिबल नहीं होता कि बहुत सारा हम मैटर लिख दें। ठीक है, तो इसीलिए इसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको दे रही हूँ थ्रू द ऑडियो। ठीक है, तो आपको नोट डाउन जरूर करना है। हो सकता है चेक किया जाए, हो सकता है मंगाया जाए कि क्या काम करवाया है, तो मैं आपके कॉपी के जो है क्लिक वगैरह आगे फॉरवर्ड करूंगी अगर जरूरत पड़ी। गॉट इट? तो नेक्स्ट है हमारा मेथड स्टडी। मेथड स्टडी सीक टू फाइंड आउट द वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग जॉब। ये जो वन बेस्ट वे लिखा है यही इसका
मेन पॉइंट है। ठीक है, तो ये ऐसी टेक्निक है कि हम एक बेस्ट वे कहाँ से लाएं, कैसे करें, तो वो हमारा इस काम को करने के लिए कौन सा मेथड अप्लाई होगा, ये हमारा मेथड स्टडी बताता है। ठीक है, जैसे आप अकाउंटेंसी है, मैथ्स है, इनमें एक बेस्ट वे जो है मेथड यूज करते हैं जिससे आपका जो है आंसर सही आए। ठीक है, तो इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में किसी काम को करने के लिए एक बेस्ट वे मेथड यूज किया जाता है। तो इसमें कीवर्ड है, मैं आपको बता दे रही हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लेंगे। फाइंडिंग द बेस्ट वे ऑफ डूइंग जॉब, selection of method which minimize the cost and maximize the quality and satisfaction of customer। ठीक है, ये 2 पॉइंट हैं जिससे आप जान सकते हैं कि आपका मेथड स्टडी क्या कहता है। इसमें कोई और एक्स्ट्रा ऐसा पॉइंट नहीं है। ठीक है, एक चीज ध्यान में रखिएगा कि बेस्ट वे जो होता है, बेस्ट वे, ये इसका मेन पॉइंट है। ठीक, परफॉर्मिंग जॉब का। ठीक है, अब इसके बाद है हमारा मोशन स्टडी। देखिए, मोशन स्टडी कैसे जज होता है, जब कोई पर्सन वर्क कर रहा है, ठीक है, उस टाइम ही हम मोशन स्टडीज की टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं। परफॉर्मिंग, जब वो परफॉर्म कर रहा है जॉब, आप ऐसे नहीं पता लगा सकते कि आपका जो है कि जो काम हो चुका है उस टाइम आप मोशन स्टडी, मोशन मीन्स है कि उसने कितने मूवमेंट्स यूज किए, कितने प्रोडक्टिव हुए और कितने नॉन प्रोडक्टिव हुए। तो प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव मूवमेंट्स को जज करने के लिए आपका मोशन स्टडी अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हम लोग अनप्रोडक्टिव जो मूवमेंट्स हैं उनको हटा देते हैं। तो मूवमेंट्स हटाने की वजह से, अनप्रोडक्टिव एलिमिनेट करने की वजह से हमारा एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस आता है वर्क में। ठीक है, तो इसको मैं पढ़ दे रही हूँ। The motion study refers to study of the movement of limbs which are undertaken while doing the typical job so as to complete the job efficiently in less time by eliminating unnecessary movement of the limbs of a worker। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, मोशन स्टडी हो गया। अब इसमें कुछ पॉइंट है, मैं आपको बता दे रही हूँ जो आपको याद हो जाएंगे और इजीली आपको इस स्टडी का मतलब समझ में आ जाएगा। टू डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ वर्कर व्हेन दे आर परफॉर्मिंग द जॉब, ये ध्यान में रखिए, जब जॉब परफॉर्म कर रहे हैं तभी हम ये टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स, फॉर कटिंग डाउन अनप्रोडक्टिव एंड वेस्टफुल मूवमेंट्स, टू डिजाइन द सुटेबल इक्विपमेंट एंड टूल्स टू मिनिमाइज द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट ऑफ द वर्कर। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इन सारी स्टडी को मिला के हम लोग वर्क स्टडी तैयार करते हैं। ठीक है, कि काम करने का क्या तरीका होगा, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली हम अपने वर्क को कैसे कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। देखिए बेटा, ये दोनों कंसेप्ट साथ में हैं बट ये दोनों पॉइंट अलग अलग है। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन करना और सिंप्लीफिकेशन, इसका अक्सर जो है 1 वर्ड क्वेश्चन आता है, वैल्यू बेस दोनों का। तो आपको जब क्वेश्चन आएगा तो आपको आइडेंटिफाई करना है स्टैंडर्डाइजेशन है या सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, तो मैं पहले इसमें पढ़ देती हूँ और उसके बाद फिर हम लोग इसके पॉइंट में और थोड़ा आपको बता दूंगी। द टर्म स्टैंडर्डाइजेशन लिटरली मीन्स कंफर्मिंग टू प्री डिटरमाइन रिक्वायरमेंट टर्म ऑफ साइज, design, weight, quality, etc. Simplification aims at eliminating superfluous variety, size and dimension of product। Simplification क्या करता है, eliminate करता है, मतलब जो necessary नहीं है वो variety, superfluous means होता है वो वैरायटीज जिनकी जरूरत अभी नहीं है, और साइज अननेसेसरी क्योंकि उनमें रिसोर्सेज वेस्ट होंगे, और डायमेंशन ऑफ प्रोडक्ट मीन्स होता है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट को रोकना, ताकि क्या हो कि हमारे अननेसेसरी रिसोर्सेज जो है बर्बाद ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि स्टैंडर्डाइजेशन का क्या मतलब है और इजिली समझ लेते हैं।
scientific management always emphasis on the maintaining standard relating to every step of business operation. Standard of output is possible if standard is maintained right from selection of tools, equipment, machine to use and maximize the output by keeping in mind the quality standard. ठीक है, तो जो साइज है, डिजाइन है, वेट है, उसके बेस पे हम लोग स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, तो हमें इजी हो जाता है कि इस मेजर करना कि कौन सा ज्यादा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, कौन सा लेस जो है, या ब्रांड सेट करने में इजी हो जाता है प्रोडक्ट का. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है स्टैंडर्डाइजेशन का? टू रिड्यूस अ गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक, टू मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड, टू सेट अप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड ऑफ मैन एंड मशीन. ठीक है, एंड टू अलाउ इंटरचेंज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट एंड आउटपुट अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड ब्रांचेस. ठीक है, जिसकी जो रिक्वायरमेंट को अपने स्टैंडर्ड सेट करके भेजेगा, उससे इंटरचेंजेस इजिली हो जाते हैं. ठीक है, तो ये स्टैंडर्डाइजेशन है, स्टैंडर्ड सेट करना. ये तो सिंपल पॉइंट है. सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है, सिंप्लीफिकेशन एक और पॉइंट आप सुन लीजिए तो आपको और याद हो जाएगा. सिंप्लीफिकेशन एम्फेसिस ऑन एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट, साइज एंड टाइप. ठीक है, अगर आप अननेसेसरी जो है प्रोडक्ट की डाइवर्सिटी, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं वेरियस वैरायटी के, तो उससे क्या होगा, हमारे रिसोर्सेज अननेसेसरी बर्बाद होंगे जिनकी जरूरत नहीं है. ठीक है, जो डिमांड में हो उन्हें बनाए और उसी से अपने बिजनेस का ग्रोथ करें. ठीक है, तो आपके ये पॉइंट्स हैं, ये आप जान लीजिए कि ये लाइन अगर कहीं लिखी होती है, सिंप्लीफिकेशन एम्फेसिस, सिंप्लीफिकेशन तो लिखा नहीं होगा. This work emphasis on elimination of unnecessary diversity of the product, size and type, तो आप आंसर देंगे simplification. ठीक है, तो ये हो गया हमारा standardization and simplification. अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग. टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की नेक्स्ट टेक्निक है फंक्शनल फोरमैनशिप. देखिए बेटा, ये आपका क्या है कि फंक्शनल फोरमैनशिप एक्सटेंशन है डिवीजन ऑफ वर्क का. डिवीजन ऑफ वर्क हमने किस में पढ़ा है? हेनरी फ्योल का एक प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क, विच इज अ फर्स्ट प्रिंसिपल. तो हेनरी फ्योल ने ये बताया कि हम पूरे वर्क को डिवाइड कर दें स्मॉल यूनिट में और उसे जो है जॉब का नाम दे दें. अब ऐसे डिवाइड करने से काम नहीं चलता, तो ट्रेलर ने इसकी एक टेक्निक बना दी, फंक्शनल फोरमैनशिप उससे नाम दे दिया. फंक्शन बेस पर, तो फंक्शनल जो फंक्शन बेस पर कैसे डिवाइड कर दिया, एक जो है कंसेप्ट बना दिया, प्लानिंग डिपार्टमेंट बना दिया, उसके अंडर में 4 क्लर्क कर दिए, और एक बना दिया आपका ऑपरेशनल डिपार्टमेंट जिसमें 4 क्लर्क अंदर कर दिए. ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि पूरे उसको डिवाइड कर दिया गया है. ठीक, मैं आपको फंक्शनल फोरमैनशिप का जो है क्लिक करके भेज दूंगी. वैसे आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें आपको इसका वो मिल जाएगा डायग्राम. ठीक है, पहले आप मुझे बता दीजिएगा कि डायग्राम है कि नहीं. एनसीईआरटी बुक में वैसे है, फिर भी मैं आपको क्लिक करके भेज दूंगी कल आज के उसमें साथ में, होमवर्क के साथ में. ठीक है, तो आपका क्या है, पहला प्लानिंग डिपार्टमेंट में रूट क्लर्क है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क है. ठीक है, और टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क है ये, और एक है डिसिप्लिन क्लर्क है. ठीक है, तो ये आपके क्लर्क्स हैं. उसके अलावा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में है गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर, स्पीड बॉस. ठीक है, ये 4 ये बॉस हैं इसके अंदर में. तो बेसिकली इनके क्वेश्चन जो आते हैं वो इनके जो पॉइंट लिखे हैं, डिटेल पॉइंट हैं, मैं आपको एक एक पढ़ के बता दे रही हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा. तो इनके ऐसे लाइन लिख के आती है और आपको आइडेंटिफाई करना है ये किसके बारे में बोल रहा है. ठीक है, रूट क्लर्क पहला पॉइंट प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर में रूट क्लर्क है. दिस फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स अप द सीक्वेंस ऑफ स्टेप फॉर परफॉर्मिंग मैकेनिकल और मैनुअल जॉब. इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, दिस foreman is responsible for giving general instruction necessary to carry
on the job in a specified manner. Time and cost clerk. This foreman is responsible to fix up the time for starting and completion of job. He also prepared the cost sheet for every job. Disciplinary clerk क्या करता है? This foreman is responsible for performance of job in orderly and systematic way. ठीक है. और ऑपरेशनल में गैंग बॉस क्या करता है? He arrange all the machines, tools and other resources required for performance of job so that there is no delay. Speed boss, this foreman assure timely completion of job. Repair boss, this boss ensure that machine and tools are kept in working condition. Inspector, this boss keep a check on quality control of the output. ठीक है, इसको कई बार सुन लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा. फिर अगर कोई डाउट होता है इनमें तो आप मेरे से पूछ लेंगे. हमारा लास्ट टॉपिक है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम. इसमें क्या होता है कि हम लोग डिवाइड कर देते हैं डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम. जैसे एफिशिएंट और इनएफिशिएंट का पता लगा के उसके हिसाब से हम लोग उन्हें पे देते हैं. ठीक है, वेजेस देते हैं. तो इसमें बोला है इट इज एन इंसेंटिव बोनस प्लान सजेस्टेड बाय टेलर. अंडर दिस प्लान द पीस वेज रेट paid to efficient worker is higher than normal piece wage rate. जो efficient worker हैं उन्हें पता लगा के उन्हें ज्यादा पे करना चाहिए ताकि उनको देख के जो inefficient employees हैं वो भी अच्छी तरीके से काम करें. तो इसमें 4 पॉइंट है, मैं आपको पढ़ के बता दे रही हूँ और आपको समझा भी दे रही हूँ. पहला है पेइंग डिफरेंट रेट ऑफ वेजेस टू एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज. एक्स्ट्रा वेजेस पेड टू एफिशिएंट एम्प्लॉय विल मोटिवेट देम टू रिमेन एफिशिएंट. Extra wages paid to efficient employee will motivate inefficient employee to come in category of efficient employee. When payment is given according to number of units produced automatically, the production will be maximized. ठीक है, तो ये 4 पॉइंट है, इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा. इसमें ज्यादा कोई खास वो नहीं है कि आपको बहुत समझाना पड़े. मतलब एफिशिएंट वर्कर को ज्यादा पेमेंट देनी चाहिए ताकि आपके वो एफिशिएंट रहें और जो इनएफिशिएंट हैं उनको भी मोटिवेशन मिले. ठीक है, तो ये है, ये तो इससे रिलेटेड होमवर्क है. 4 क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं, इनको आप करेंगे ही. इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको फर्स्ट चैप्टर के दूंगी. ठीक है, वो अलग स्लाइड में क्लिक करके भेज दूंगी पीडीएफ फाइल में. ठीक है, थैंक यू.